चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं सेकेंड डेरिवेशन की तरफ, जो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी तक हमने कूलम्स लॉ की मदद से फोर्स कैलकुलेट किया है दो चार्ज के बीच में। जैसे ये चार्ज Q1 है और इसे चार्ज Q2 है। ठीक है, इसके बीच में हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया कि फोर्स होगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन हमें मालूम नहीं है, तो फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स में इम्पॉर्टेंट है, ये वेक्टर फॉर्म्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, पीछे से हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि जो फोर्स होगी वो होगी K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास फोर्स तो है लेकिन इसकी डायरेक्शन हमें नहीं मालूम है। तो इस फोर्स के डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी फोर्स की डायरेक्शन निकालनी होगी तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे वेक्टर फॉर्म्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं दो चार्ज है, पहला चार्ज यहाँ पे Q1 है, दूसरी चार्ज है Q2। ठीक, ये ओरिजिन से Q2 की जो दूरी है और ये Q1 की दूरी है, तो ओरिजिन से Q1 की दूरी को हम लोग मान लेते हैं R1। ये R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ओरिजिन से Q1 की पोजीशन वेक्टर है R1 और ओरिजिन से Q2 की पोजीशन वेक्टर है R2। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं फोर्स। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, जैसे Q1 और ये Q2, इस दोनों के बीच हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स के लिए हमें सबसे पहले चाहिएगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। ये डायरेक्शन को हम लोग मान लेते हैं, जैसे ये Q1 से डायरेक्शन जा रही है Q2 के तरफ, तो इसको हम लोग कहेंगे 1 से 2, R12। ये R12 जो है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है किसका? Q1 से Q2 के बीच का। ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं इसका डायरेक्शन ये इधर इधर। एक डायरेक्शन और पॉसिबल हो सकती है जो कि होगी Q से, मतलब Q2 से Q1 की तरफ। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 से डिनोट कर लेते हैं, 2 से 1 की तरफ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक फोर्स है, मान लिए Q1 है, ये फोर्स Q2 है। इसके बीच की दूरी अगर मान लेते हैं हम R12 है। एक इधर से ले सकते हैं 1 से 2 की तरफ और एक 2 से ले सकते हैं 1 की तरफ, दोनों हो सकती है। तो मान लेते हैं दोनों जो चार्ज है ये सेम चार्ज है, मान लीजिए ये भी Q प्लस में है, ये भी क्या है? प्लस में है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो चार्ज सेम नेचर का होगा तो इसके बीच लगने वाला फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव मतलब ये जो डायरेक्शन होगा ये बाहर की तरफ इधर होगा और ये इस तरफ बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जो चार्ज Q2 है, ये Q1 चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसका नाम हम लोग देंगे फोर्स 1 2। मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फोर्स 2 या फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2। इस तरफ की जो फोर्स होगी इसका नाम हम लोग देंगे 2 1। मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये इस तरफ ये हो गया फोर्स 1 2 और ये हो गया इस तरफ फोर्स 2 1। आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं, यहाँ से देख रहे हैं कि फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये तो नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग इसको निकालना चाहते हैं तो मान लेते हैं हम फोर्स 2 1 निकाल रहे हैं, ये वाला फोर्स 2 1। तो फोर्स 2 1 इक्वल टू K चार्ज Q1 Q2। अब यहाँ से जैसे ये इस दोनों के बीच की दूरी हम लोग यहाँ क्या लिए हैं? 1 2। 1 से 2 पे ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 2। तो यहाँ हो गया 1 2 का स्क्वायर और हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर मेनली अगर हम लोग यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल ही हम लोग करते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या कर लेंगे? R12 यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल।
ठीक है, तो आते हैं फोर्स टू। अब हम लोग निकालते हैं वेक्टर फोर्स 1 2। इसका फॉर्मूला हो गया K Q1 Q2। देखिए यहाँ से ये फोर्स 2 1, इस तरफ में डायरेक्शन वेक्टर कौन सा है, R21। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे R21 का स्क्वायर। इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे है 2 1 यूनिट कैप। अगर हम जैसे यहाँ पे जो वैल्यू है ये R21 की है, और हमें अगर मन होगा कि ये R1 के टर्म में या वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर R2 के टर्म में निकाले, तो उसको करने के लिए हम लोग करेंगे एंगल लॉ का इस्तेमाल, जो हमने 11th में पढ़ा है, जो कहता है कि अगर दो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ऑर्डर में है, मतलब अगर ये और ये दो वेक्टर मान लेते हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर अगर देखा जाए तो ये इधर है और फिर यही आगे बढ़ गया, तो मतलब ये सेम ऑर्डर में है। अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमेशा अपोजिट ऑर्डर में होगा। मतलब अगर ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो इसको रोकने के लिए ये रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, ये मान लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड होगा। या एक मान लेते हैं ऐसे कोई है कि इसका ऑर्डर एक इधर है एक इधर है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये मान लेते हैं ये आर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है। तो जो इसका डायरेक्शन होगा, ये जैसे ये ऑर्डर इधर है ये ऑर्डर इधर है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर अपोजिट ऑर्डर, मतलब ये इस साइड होगा इसको रोकने के लिए। और ये रिजल्टेंट वेक्टर बराबर होगा किसके, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वेक्टर आर, जो इसको हम लोग लिए हैं, वो हमेशा दोनों वेक्टर के सम के बराबर होता है। यही है ट्रायंगल्स लॉ, जो हमने 11th में पढ़ा था। तो चलिए इसकी मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग कि अगर मान लेते हैं ये वाले ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में देख रहे हैं ये R1, इसका डायरेक्शन इस साइड है, और ये R2 इसका डायरेक्शन इस साइड है। तो मान लेते हैं अगर हम लोग ये R21 लेते हैं तो इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा हुआ, जैसे ये वेक्टर आगे बढ़ा और फिर ये आगे बढ़ गया, तो इसको रोकने वाला वेक्टर कौन है, ये R1 वेक्टर है। फिर से अगर ये वेक्टर में हम लोग आगे बढ़े इस डायरेक्शन में, फिर ये R21 लेके हम लोग इधर आगे बढ़े, तो इसको रोकने वाला कौन है, ये R1 है। तो ये R1 क्या हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर हुआ। और अभी हम लोग देखे हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये क्या होगा, दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। मतलब जो R1 वेक्टर होगा ये R2 प्लस R21 वेक्टर के बराबर होगा। उसी तरह अगर मान लेते हैं हम लोग इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, जैसे ये R1 वेक्टर ये इस साइड, और एक ये रोकने वाला वेक्टर ये 1 से जो 2 की तरफ आ रहा है, जिसका नाम हम लोगों ने R12 दिया है, ठीक है, तो ये इधर बढ़ा, ये R12 इस साइड बढ़ा, तो इसको रोकने वाला वेक्टर कौन सा हो गया, वेक्टर R2 हो गया। तो ये R2 वेक्टर जो होगा ये बराबर होगा R1 वेक्टर और प्लस R12 वेक्टर के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पीछे से कि जो ये R1 वेक्टर है ये R2 वेक्टर, ये R1 वेक्टर जो होगा ये R2 वेक्टर और प्लस R21 वेक्टर के क्या होगा, इक्वल होगा। ये R21 वेक्टर के इक्वल होगा। यहाँ से जो हम लोग निकाले हैं कि R2 वेक्टर जो होगा, R2 वेक्टर जो होगा ये R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर के बराबर होगा, R वेक्टर और R12 वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालने जाए इस R2 को इस साइड कर दे, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर किसके बराबर होगा, R21 के बराबर होगा। उसी तरह यहाँ से हम लोग देखते हैं कि R12 को इधर नहीं रहने देते हैं, इसको इस साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा R वेक्टर R2 जो होगा माइनस वेक्टर R1 किसके बराबर होगा, R12 वेक्टर के बराबर होगा। अब हम लोग यहाँ से ये जो R21 वेक्टर की जो वैल्यू है ये वेक्टर R1 यहाँ पुट कर सकते हैं यहाँ निकालने के लिए। जैसे ये R1 वेक्टर है, ठीक है, इस R1 वेक्टर को निकालने के लिए हम लोग यहाँ से
ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। इस R1 की जगह लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और यहाँ पर है R21 वेक्टर, तो इसको बदले हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो जो अगर हम लोग चाहेंगे कि इस R को चेंज कर दे, ठीक है, तो इसको हम लोग R1 पोजीशन वेक्टर और R2 पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये ऐसे हो जाएगा कुछ, ये अगर K Q1 Q2 और ये R21 के बदले यहाँ से लिख देंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका स्क्वायर, और बाहर में यूनिट वेक्टर R21। ऐसा हम लोग बस इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये वैल्यू मान लीजिए R21 वेक्टर की पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं दी रहेगी और ये 1 2 मालूम रहेगा, तब हम लोग इसका कैलकुलेट करके निकालेंगे, नहीं तो हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, उसी तरह 1 2 वेक्टर के बदले R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर यहाँ लिख देंगे। यहाँ R12 वेक्टर है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसके जगह पे ये 2 और माइनस R1 वेक्टर लिख देंगे। बस यही है। थैंक यू।